गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे सभी छात्र एवं छात्रों। चलिए, सबका स्वागत है इस चैनल पर। और आप बता रहे हैं कि आज जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि मॉडल सेट यानी कि बताए थे कि सबसे पहले आपको मॉडल सेट कराएंगे इसी चैनल पर। तो चलिए शुरू से अंत तक देखिएगा। और इतना इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है कि एकदम पूछिए मत, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट। और आपका जो फाइनल एग्जाम में 48 क्वेश्चन आता है ये साइंस से, तो पूरा 48 क्वेश्चन। और वो मॉडल सेट क्या होता है दोस्त बता देते हैं कि आपका 80% क्वेश्चन मैच कराएगा यानी मॉडल सेट से फाइनल एग्जाम में। यानी ये 48 जो आपको कराने वाले हैं इससे पक्का है कि यानी कि 40 क्वेश्चन आपका मैच जरूर करेगा या फिर आधार वही होगा, ठीक है। तो शुरू से अंत तक देखिएगा, एक बार नहीं दो बार देखिएगा वीडियो। एक ही वीडियो सीरीज में पूरा क्वेश्चन होगा 48, ठीक है। और बस एक और बात कहना कि यदि हमारे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, यदि किसी को पहले से इसका आंसर मालूम हो किसी भी सवाल का, तो वह कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा, ध्यान से देखिएगा, राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा दोस्त हीरा, ठीक है। सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा। और सबसे कठोर तत्व भी यही होता है, हीरा, ठीक है, जो कि एक कार्बन का अपरूप होता है। ध्यान दीजिएगा, कार्बन का अपरूप होता है ये, ठीक है। अगला एक विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? जी हाँ, तो इसका राइट आंसर ऑरस्टेड हो जाएगा। उसके बाद एक निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और याद रखिएगा, अवतल लेंस तो इसको हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। क्या लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? ठीक है, फॉर्मिक अम्ल जो है तो उसका IUPAC नाम क्या है, यानी क्या प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। अगला है दोस्त कि जंग रोधी स्टील क्या है? जी हाँ, जंग रोधी स्टील क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, मिश्र धातु, ठीक है। उसके बाद है पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन है? यानी कोई भी ऐसा जंतु या जीव नहीं है जो कि कुछ भी ग्रहण करने के बाद उत्सर्जन नहीं करता, ठीक है, हर एक चीज़ करता है। तो पौधे की बात कर ले, पौधे क्या उत्सर्जी करता है? तो इनमें से सभी गोंद, रेजिन, टेनिन, यही उन सब का क्या है, यानी कि उत्सर्जी पदार्थ है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसको कहते हैं? तो ये हम पिछले वाले वीडियो में भी एकदम बढ़िया से बता चुके हैं। तो इसमें भी यदि आपको किसी को मालूम हो तो फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए अपना आंसर। और हम बता दें आप लोगों को कि इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा न्यूरॉन। नहीं, ये याद रखिएगा, न्यूरॉन गलत है, बल्कि नेफ्रॉन होगा, ठीक है। सॉरी, याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं, आपको फिर से समझाते हैं फिर याद होगा, ठीक है। देखिए, तंत्रिका तंत्र की यदि रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई पूछे तो वह न्यूरॉन, और नेफ्रॉन भी क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई है, परंतु यह जो है यह वृक्क का है। याद रखिएगा, किसका है? वृक्क का, ठीक है, यानी किडनी का। और यदि बात करें तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, तो यह न्यूरॉन, ठीक है। इस प्रकार आप याद रखिएगा। अगला है कि कौन सी गैस ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर CFC, जिसको हम लोग कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या कहते हैं दोस्त? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा दर्पण ऐसा है जिसमें कि प्रतिबिंब जो है वह आवर्धित ही बनता है, ठीक है। और दोस्त बता दें, यदि किसी भी वैसे छात्र छात्रों को यदि फिजिक्स समझने में, यानी कि परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, ये सब, या फिर ये जो फिगर कैसे बनता है, जैसे कि फोकस पर वस्तु रखें, ये सब जो क्वेश्चन आता है, यदि आपको अच्छी तरह से समझना है तो आपको बता दें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक हम दे देते हैं, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का आवर्धित यानी बड़ा प्रतिबिंब बनता है किस दर्पण में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का अवतल दर्पण में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, जी हाँ सही सुन रहे हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो यह सीधा होता है, ठीक है। कैसा होता है? सीधा। और बात कर ले कि वास्तविक प्रतिबिंब, तो यह हमेशा उल्टा, वास्तविक उल्टा और काल्पनिक सीधा, ठीक है। यानी काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं, ट्रिक दे रहे हैं, काल्पनिक को आभासी कहते हैं ना, तो आभासी जो लास्ट में है सी से सीधा, याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी वास्तविक को उल्टा।
और अगला एक अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर पक्षमाभी द्वारा। उसके बाद है दोस्त कि स्पेक्ट्रम में, जी हाँ सही सुन रहे हैं, स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण की झुकाव, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपको कराएंगे इसलिए ये ध्यान से सुनिएगा। स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंगनी का, याद रखिएगा। स्पेक्ट्रम का यदि अच्छी तरह से उदाहरण समझना है तो आपको बता दें, इंद्रधनुष आप देखे होंगे, तो इंद्रधनुष में आप देखे होंगे कि ये झुकाव का मतलब ये हो गया, ऐसे जो ज़्यादा झुका रहे तो नीचे जो रहता है वही ज़्यादा झुका रहता है, तो नीचे बैगनी रंग होता है, ठीक है। और कम झुकाव जो ऐसे होता है, ऐसे 7 रंग होता है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे हो जाता है, तो याद रखिएगा कि सबसे ऊपर जो होता है लाल, वह बहुत कम झुकता है, परंतु उसका तरंगदैर्ध्य जो है यानी कि बोला जाए तो मोटाई जो है वह बहुत अधिक होता है, ठीक है। और उसके विपरीत जो नीचे एक किरण होती है यानी कि बैगनी का जो तरंगदैर्ध्य यानी कि मोटाई होगा तो वह कम होगा, यानी उल्टा पुल्टा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो फिर से समझा देते हैं कि स्पेक्ट्रम में किस किरण का झुकाव अधिक होता है तो बैगनी, और किसका कम होता है तो वह लाल। और यदि तरंगदैर्ध्य पूछे तो दोनों को उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है, यानी लाल हो जाएगा आपका सबसे मोटा और बैगनी जो नीचे वाला है जो झुकाव अधिक होता है वह पतला होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो सबसे अच्छा माध्यम है प्रिज्म, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है यानी तार से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, यानी आई आपको ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को यदि पता हो या फिर आप बनाने जानते हैं हिसाब तो आप जरूर दीजिएगा, बाकी हम बता देते हैं आपको, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा 0.4 एम्पियर, ठीक है। अगला, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण कौन होते हैं, गतिशील कण कौन होते हैं, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, रो नहीं होगा, ठीक है। गतिशील कण कौन होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बाकी ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन गतिशील नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, ध्यान से देखिएगा, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, तब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं, तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होगी, यानी W आपको बोल रहा है ज्ञात करने, विद्युत शक्ति कितना होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्त वह हो जाएगा आप लोगों का, जैसे देखिए 100 वाट है, 220 वोल्ट है तो कितना 100 वाट, तो 110 वोल्ट है तो कितना हो जाएगा 50 वाट। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा दोस्त 50 वाट, ठीक है। परंतु यहाँ पे आप देखिएगा इसका सूत्र अलग होता है, ठीक है। इसके लिए आपका जो बनाइएगा जब तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये, यानी कि 25 वाट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो हम लोगों का दोस्त वो हो जाएगा, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से जो प्राप्त धारा होती है वह डिस्ट धारा होती है, प्रत्यावर्ती नहीं। डिस्ट माना DC, प्रत्यावर्ती माना AC, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों का डिस्ट। उसके बाद है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की, विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैराडे ने, माइकल फैराडे ने। उसके बाद है विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो उसका राइट आंसर जो आप लोगों का हो जाएगा वह हो जाएगा C नंबर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जी हाँ नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का B यानी कि सौर ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है, जी हाँ अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जीवाश्म ईंधन। एक उत्तम ईंधन कौन है, तो एक उत्तम ईंधन जो है उसका राइट आंसर आपका जैव गैस। उत्तम ईंधन माना जो धुआं ना करे, करे भी तो बहुत कम। अगला है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का C यानी H2 यानी कि हाइड्रोजन। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यह यौगिक जल में विलय है,
यह तत्व हो सकता है, क्या हो सकता है यह तत्व, तो इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं कि ए होगा, यानी कि कैल्शियम Ca होगा। निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है, तो अपघटन का यदि परिभाषा आपको मालूम होगा तो उससे जब ये चारों मैच कीजिएगा कि अपघटन अभिक्रिया कौन है, तो आपको पता चलेगा कि इसका यानी कि सी नंबर जो आंसर है 2KClO, और ये जो निर्मित होता है 2KCl+3O2, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन लवण है। जी हाँ, निम्नलिखित में, और आपको बता दें दोस्त कि यहाँ थोड़ा सा मिसिंग हुआ है, 2KClO3 होगा। ठीक है, 2KClO3 होगा और 2KCl+3O2 होगा। ठीक है, आई नहीं, वो अल है, यानी कैल्शियम, Cl से क्लोरीन होता है, Ca से कैल्शियम होता है। अगला दोस्त कि निम्नांकित में से कौन सा एक लवण है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा 27 नंबर का K2SO4। ठीक है, और ऐसे वो बहुत सारे लवण है, परंतु इनमें से जो आप देख रहे हैं वो ये लवण राइट है। ठीक है, अगला है किस लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होगा। किसी लाल तप्त आयरन पर जो हम जल वाष्प प्रवाहित करेंगे, यानी पूरा धिपा हुआ लोहा पर जब हम जल प्रवाहित करेंगे तो वहाँ कौन सा यौगिक बन के रेडी हो जाएगा, तो राइट आंसर Fe3O4, यानी फेरस ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्त। तो अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, लगातार 4 सालों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए आपको इसका राइट आंसर मालूम होना भी चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, अन्यथा आपका आंसर ये रेडी है कि 29 नंबर जो है कि हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है, 7.0 से 7.8 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्त अगला, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का। ठीक है, और कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसे वो धातु द्रव नहीं पाया जाता है, परंतु कमरे के ताप पर ये ब्रोमीन यानी कि अपवाद में है कि वो धातु होते हुए वह कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल हो जाएगा आप लोगों का, वह सवाल है, सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। जी हाँ, जब सीसा और टिन से मिलाकर कोई एक तत्व बनाया जाता है, एक मिश्र धातु निर्माण किया जाता है, तो वह क्या बनता है, तो राइट आंसर सोल्डर। इथाइल एल्कोहल का अनुसूत्र बताइए। एल्कोहल का OH होता है, याद रखिएगा ध्यान से। ठीक है, और एल्कोहल का OH होता है और इथाइल यानी इथेन होता है, तो C2H ही होगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वह B हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, 33 का B। ठीक है, C2H5OH, एक हाथ जब खाली कीजिएगा तभी ना OH डालिएगा, तो इथेन में एक हाथ खाली करके उसको डाला गया। ठीक है, ऐसे इथेन का होता है C2H6। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो राइट आंसर C6H6, यानी बोला जाए तो बेंजीन का सूत्र के सदृश। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों का वह है कि निम्न में से किससे हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आप लोगों का C3H4 का। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं, तो उसे वर्ग कहते हैं। और कितना वर्ग होता है बता दें, 18। और आवर्त कितने होते हैं, 7। और आवर्त कहते किसे, इसे भी बता देते हैं कि आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारों को आवर्त कहते हैं और उदग्र स्तंभों को वर्ग कहते हैं। अगला दोस्त कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कैसे होते हैं, तो इसका राइट आंसर यानी कि 37 का जो राइट आंसर होगा वह क्षारीय धातु। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को बता दें कि इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। ठीक है, सबसे हल्का धातु। और अगला है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का उत्सर्जन तंत्र। उसके बाद है, एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वह होगा अपोहन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो और अगला क्वेश्चन बता दें आप लोगों के समक्ष, ये रहा अगला क्वेश्चन दोस्त, कि अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, जी हाँ, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है।
उसके बाद है ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है किसके कमी से, तो राइट आंसर आयोडीन की कमी से। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है किसमें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा हाइड्रा में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। जी हाँ, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों का 44 का सी नंबर, यानी कि अर्धपरागम्य। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो इसका राइट आंसर जॉनसन। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफेलस, याद रखिएगा मलेरिया कौन उत्पन्न करता है, मोसे मादा, याद रखिएगा मादा एनोफेलस। ठीक है, मादा एनोफेलस मलेरिया उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन एक मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफेलस किस तरह के जल में पाया जाता है, तो इसका आप लोग को हम ट्रिक देते हैं कि देखिए जैसे ही मलेरिया मुँह से मैल होता है, तो याद रखिएगा मैल माना गंदा, तो इसका राइट आंसर गंदा जल। ठीक है, और उसके बाद है कि निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का ए, यानी सूखे घास पत्ते। उसके बाद है हरे पौधे कहलाते हैं क्या, तो हरे पेड़ पौधे जो है वह कहलाते हैं उत्पादक। ठीक है, और उसे जो खाता है वह उपभोक्ता, और उपभोक्ता को जो खा ले वह अपघटक। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो आज इतना ही, अगले मॉडल सेट का इंतज़ार कीजिएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो का इंतज़ार आप लोग कीजिएगा। गुड बाय।